नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ सेकंड ग्रेड इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हर साल सवाल अवश्य पूछे जाते हैं और काफी टिपिकल टॉपिक है। नॉर्मली बच्चे इसके सवाल या तो छोड़ देते हैं या समझ ही नहीं पाते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम मांग से, और एकदम मैं शॉर्ट और स्वीट तरीके से आपको ये समझाऊंगा, और साथ ही इसके अपन PYQ भी करेंगे, तो आके आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि इस टॉपिक से सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए, टॉपिक है अपना मांग। और बात करें मांग किसे कहते हैं, तो देखो, किसी भी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखना, प्लस उसे खरीदने की योग्यता, और साथ में योग्यता के साथ उस वस्तु को खरीदने की तत्परता। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती है तो ये उस वस्तु की क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। ठीक है, तो मांग किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखना, योग्यता रखना और तत्परता उस वस्तु की मांग कहलाती है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा एक निश्चित समय अवधि में विभिन्न कीमतों पर, ठीक है, ये हो गई कीमत और ये हो गई मांग। ठीक है, तो विभिन्न कीमतों पर जो वस्तु को खरीदने की इच्छा, योग्यता और तत्परता होती है, वही उस वस्तु की मांग कहलाती है। कि जैसे अगर मैं बोलूं कि वस्तु की कीमत 5 रुपए है, तो वस्तु की एक मात्रा वो मांगने या खरीदने में इच्छा रखता है। कीमत 4 है तो 2, कीमत 3 है तो 3, कीमत 2 है तो 4, और कीमत 5 हो गई, सॉरी, कीमत 1 हो गई तो ये 5, कीमत तो 1 हो गई तो ये 5 खरीदने की मांग रखता है। तो ये क्या कहलाता है? मांग कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है इस तालिका में विभिन्न कीमतों पर जो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा है, यही मांग कहलाती है। एक प्रश्न मांग और मांगी गई मात्रा से पूछ लिया जाता है, मांग और मांगी गई मात्रा में क्या डिफरेंस है? तो देखो, मांग और मांगी गई मात्रा में क्या डिफरेंस है? तो मांग तो विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मांग को दर्शाती है, जबकि मांगी गई मात्रा में क्या हो जाती है? कीमत, एक निश्चित कीमत पर जो निश्चित मात्रा मांगी जा रही है, ये क्वांटिटी डिमांडेड या मांगी गई मात्रा कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, ये एक तरह से जो है हमारे पास ये तालिका जो है, यहां पर, यहां आगे से मैं कीमत को जो है प्राइस से डिनोट करूंगा और मांग को क्वांटिटी डिमांडेड से शो करूंगा। ठीक है, तो ये 5 की कीमत पर 1 कर रहा है, 4 की कीमत पर 2, 3 की कीमत पर 3, 2 की कीमत पर 1 और 2 की कीमत पर 4 और 1 की कीमत पर 5 वस्तुओं की मांग कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसे मांग वक्र पर निर्धारित करूं, तो देखो, ये मांग वक्र है मेरा, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। x अक्ष पर मांग मात्रा को प्रदर्शित किया जाता है, जबकि y अक्ष पर कीमत को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और यहां पर मैं लिख देता हूं 1, 2, 3, 4 और ये 5, और इधर मांग मात्रा है तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो देखो, जब कीमत 5 रुपए है, कीमत 5 रुपए है तो वस्तु की 1 मात्रा मांगी जा रही। जब कीमत 4 है तो 2 मात्रा, जब कीमत है 3 तो 3, 2 है तो 4 और 1 है तो 5 मात्रा मांगी जा रही। तो यहां पर हम देख सकते हैं, जो ये मेरा मांग वक्र है, इसका ढाल जो है, ये देखो, ये इस तरह से नीचे ढाल वाला बन रहा है। तो मेरा मांग वक्र का ढाल जो है ऊपर से नीचे, इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक। ठीक है, कैसा बोलते हैं? ऋणात्मक ढाल वाला बोलते हैं। और ये कहां से जाता है? बाएं से दाईं ओर जाता है। बाएं से किधर की तरफ जाता है? दाईं ओर जाता है। तो मांग वक्र का ढाल जो है ऋणात्मक होता है और बाएं से दाईं ओर ढाल वाला बनता है, लेफ्ट टू राइट जाता है। ठीक है, ये तो हो गया मेरे पास व्यक्तिगत मांग या एकल मांग। अब अगर मैं बात करूं बाजार मांग की, तो देखो, बाजार मांग में क्या होगा? जब एक से अधिक व्यक्तियों की विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्रा को प्रदर्शित करेंगे, तो ये बाजार मांग कहलाएगी। यहां पर तो बाजार मांग की बात करूं तो देखो, कीमत, ये कोई एक व्यक्ति है ए, एक कोई व्यक्ति है बी एंड कोई व्यक्ति है सी। कीमत में वही की वही रख रहा हूं, 5, 4, 3, 2, 1, फिनिश। ए जो है 1 खरीद रहा है, 2, 3, 4, 5, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर मैं इनका योग कर दूंगा, तो इनका योग करता हूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी? मार्केट डिमांड। ठीक है, ये आ जाएगी बाजार मांग। बाजार मांग जो है
इन तीनों को A प्लस B प्लस C कर दूंगा तो ये मेरे पास बाजार मांग आ जाएगी। तो यहां पर बाजार मांग मेरे पास 6, 9, 12, 15, 18 आएगी। ठीक है, अगर मैं इसे वक्र में प्रदर्शित करूंगा तो ये देखो मांग वक्र पे इसे मैं प्रदर्शित कर देता हूं। और यहां तो मैं कीमत लिख रहा हूं 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। और यहां पर लिख देता हूं मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। ठीक है, यहां तक आ रही। तो देखो जब ए का अगर मैं मांग वक्र बनाऊं व्यक्तिगत, तो ए एक कीमत पर 5 खरीद रहा है, 2 कीमत पर 4, 4 कीमत पर 2 खरीद रहा है, 3 कीमत पर 3 खरीद रहा है, 2 कीमत पर 4 खरीद रहा है और जब कीमत 1 है तो ये 5 खरीद रहा है। तो ये जो ए का मांग वक्र आएगा मेरे पास, ये कुछ इस तरह का आएगा। ये हो गया मेरे पास ए का मांग वक्र। बी के मांग वक्र की मैं बात करूं तो बी का मांग वक्र देखो, ये जब कीमत 5 है तो ये 2 खरीद रहा है और ये ऑलमोस्ट इसके पास इस तरह से बनता जाएगा। तो ये बी का मांग वक्र मेरे पास बन गया। और अगर मैं सी के मांग वक्र की बात करूं तो सी का जो मांग वक्र है मेरे पास देखो, 5 जब कीमत 5 है तो ये 3 कर रहा है, फिर ये, फिर ये, फिर ये और फिर ये 7 पर जा रहा है ये। ठीक है, जब कीमत 1 है तो ये 7 खरीद रहा है, तो ये सी का बन गया, ये बी का था और ये सी का है। ठीक है, तो ये देखो अगर हम बात करें यहां पर तो ये तीनों व्यक्तिगत मांग वक्र जो है लंबवत आकार के बन रहे। जबकि अगर मैं बाजार मांग वक्र की बात करूं तो यहां पर बाजार मांग वक्र जो है मेरे पास देखना, तो जब कीमत 5 है तो ये 6 से शुरू हो रहा है, कीमत 5 है तो ये 6 से शुरू हो रहा है। फिर जब कीमत 4 हुई तो ये 9 पर चला गया, जब कीमत 4 हुई तो ये 9 पर चला गया, जब कीमत 3 हुई तो ये 12 पर चला गया, जब कीमत 2 हुई तो ये 15 पर चला गया और जब कीमत 1 हुई तो ये 18 पर चला गया। तो ये अब मेरा देखो बाजार मांग वक्र जो है कैसा है, ये इस तरह का है। तो यहां पर व्यक्तिगत मांग वक्र जो है कैसे हैं, लंबवत हैं, जबकि बाजार मांग वक्र जो है क्षैतिज अक्ष वाला होता है। साथ का साथ में शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो आप, ये क्षैतिज अक्ष वाला होगा, जबकि ये जो है कैसा होगा, ये लंबवत अक्ष वाला होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं मांग फलन की। मांग फलन, तो मांग फलन क्या होता है, देखो तो मांग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच में जो फलनात्मक या कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है, इसे ही मांग फलन कहते हैं। तो मांग फलन की यहां पर मेरे पास देखो सीधी सी एक समीकरण है जिसमें क्यू डी एक्स, अभी सबका फुल फॉर्म लिख दूंगा मैं यहां पर, एफ, एफ का मतलब हो गया फंक्शनल, तो पी एक्स पी वाई, या यहां पर सीधा सीधा मैं वाई लिख देता हूं, पी एक्स वाई पी आर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन एंड फ्यूचर प्राइस। ठीक है, इनके साथ में लिख देता हूं, देखो क्यू डी एक्स का मतलब क्या है यहां पर, एफ का मतलब क्या है, पी एक्स का मतलब क्या है, वाई का मतलब क्या है, पी आर का मतलब क्या है, टी का मतलब, पी का मतलब और एफ का मतलब। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, देखो तो क्यू टी एक्स का मतलब है वस्तु एक्स की मांग मात्रा, एफ का मतलब है फलन, यहां पर एक्स की कीमत, उपभोक्ता की आय, पी आर का मतलब हो गया यहां पर संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, टी का मतलब हो गया स्वाद व गुणवत्ता, स्वाद व गुणवत्ता, पी का मतलब हो गया पॉपुलेशन जनसंख्या, और एफ का मतलब हो गया भविष्य की कीमतें। तो इनके साथ सबके साथ संबंध देखेंगे हम मांग का। तो देखो सबसे पहले हम मांग का संबंध देखते हैं, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स बराबर एफ पी एक्स।
तो कीमत के साथ मांग फलन सीधा सा है, कीमत के साथ मांग फलन, कीमत के साथ मांग फलन। देखो अब यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो कि एक तो समान दिशा वाला परिवर्तन और एक विपरीत दिशा वाला परिवर्तन। तो समान दिशा में क्या होता है, तो देखो मैंने यहां पर कहा वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा, वस्तु की कीमत, वस्तु की मात्रा, वस्तु की कीमत, वस्तु की मात्रा, वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि यदि वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो वस्तु की मांग मात्रा में भी वृद्धि हो रही, वस्तु की कीमत में कमी हो रही तो मांग मात्रा में भी कमी हो रही है। तो यहां पर देखो दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं, दोनों एक साथ घट रहे हैं, तो दोनों के बीच में कैसा संबंध हो गया, धनात्मक संबंध हो गया। ठीक है, धनात्मक संबंध हो गया। और धनात्मक संबंध हुआ तो ये वस्तुएं जो होगी ये होगी कौन सी, गिफेन वस्तुएं। कौन सी होगी, गिफेन वस्तुएं। तो ऐसी वस्तुएं जिनका कीमत के साथ धनात्मक संबंध होता है गिफेन वस्तुएं कहलाती है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और मैं समझाऊंगा। और अगर मैं कहूं यहां पर कीमत में वृद्धि हो रही है, मांग मात्रा में कमी हो रही है, कीमत में कमी हो रही है, मांग मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो ये कैसा संबंध हो गया, ऋणात्मक। और ऋणात्मक है तो ये कौन सी वस्तु होगी, सामान्य वस्तुएं। ठीक है, कौन सी वस्तुएं होगी, सामान्य वस्तुएं। तो देखो गिफेन वस्तुएं किन्हें कहा जाता है, तो सबसे सीधी सी बात, गिफेन वस्तुएं ऐसी वस्तुओं को कहा जाता है जो कीमत के साथ धनात्मक संबंध रखती हो। और अगर और विस्तृत रूप से समझाऊं तो बाजार में मिलने वाली ऐसी घटिया वस्तुएं, निकृष्ट वस्तुएं जिनका कोई निकट प्रतिद्वंदी नहीं है, क्या कहलाती है, गिफेन वस्तुएं कहलाती है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो कीमत के साथ यदि धनात्मक संबंध है तो गिफेन वस्तुएं होगी, कीमत के साथ ऋणात्मक संबंध है तो कौन सी वस्तुएं होगी, सामान्य वस्तुएं होगी। नेक्स्ट, आय के साथ हम बात करते हैं मांग का संबंध। तो आय के साथ मांग फलन। तो आय के साथ मांग फलन की अगर मैं बात करूं तो देखो y, या ये कहें कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ x f y, तो यहां पर भी वही समान दिशा और विपरीत दिशा, समान और विपरीत। तो देखो यहां पर अगर मैंने कहा कि उपभोक्ता की आय और ये वस्तु, उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग मात्रा, उपभोक्ता की आय और वस्तु की मांग मात्रा और उपभोक्ता की आय और मांग मात्रा। आय को यहां पर y से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगली बार हम बात करते हैं कि यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है, मांग मात्रा में भी वृद्धि हो रही है, उपभोक्ता की आय में कमी हो रही है, मांग मात्रा में भी कमी हो रही है, तो ये किस तरह का संबंध हो गया, धनात्मक संबंध हो गया। अगर उपभोक्ता की आय में कमी हो रही है, मांग मात्रा में, सॉरी, उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो रही है, मांग मात्रा में कमी हो रही है, आय में कमी हो रही है, मांग मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो ये कैसा संबंध हो गया, ऋणात्मक संबंध हो गया। तो अगर ऋणात्मक संबंध है तो इसका मतलब है कि वस्तुएं किस प्रकार की है, निकृष्ट प्रकार की है। और अगर धनात्मक संबंध है तो वस्तुएं जो है किस प्रकार की है, श्रेष्ठ प्रकार की है। ठीक है, तो अगर यहां पर आय का मांग मात्रा के साथ धनात्मक संबंध होता है तो ये कौन सी वस्तुएं होगी, श्रेष्ठ प्रकार की। और अगर विपरीत संबंध होता है तो ये निकृष्ट प्रकार की, हीन प्रकार की या घटिया वस्तुएं होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगला चलते हैं हम, संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत। तो संबंधित वस्तु की कीमत से अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो क्वांटिटी डिमांड ऑफ x इक्वल्स टू f और यहां पर होगा पी वाई। वही दो तरह का संबंध, वस्तु की कीमत, दो तरह का संबंध, समान दिशा और विपरीत दिशा। तो यहां पर देखो मैंने कहा कि वस्तु y की कीमत का वस्तु x की मांग पर, वस्तु y की कीमत का वस्तु x की मांग पर, वस्तु y की कीमत का वस्तु x की मांग पर और वस्तु y की कीमत का x की मांग पर। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा कि भाई y वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से x वस्तु की मांग में वृद्धि होती है और y वस्तु की कीमत से x की मांग में कमी होती है, तो यह धनात्मक संबंध हो गया। ठीक है,
और यहां पर मैंने कहा कि ये y की कीमत में वृद्धि हो रही तो x की मांग में कमी होगी, y की कीमत में कमी हो रही तो x की मांग में वृद्धि होगी। तो ये कैसा संबंध हो गया भाई? ऋणात्मक संबंध हो गया। ठीक है, ये ऋणात्मक संबंध हुआ। तो धनात्मक संबंध है तो इसका मतलब है कि वस्तु जो है कौन सी है? स्थानापन्न वस्तु है या प्रतियोगी वस्तु है। अब स्थानापन्न या प्रतियोगी वस्तु कौन सी होती है? तो ऐसी दो वस्तुएं जिनका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है। तो यहां पर अगर इसकी कीमत में वृद्धि हो रही है ना, तो इसका मतलब है इसकी मांग में तो क्या हो जाएगी? कमी होगी। जब इसकी मांग में कमी होगी तो इसकी प्रतिस्पर्धी वस्तु क्या हो गई? सस्ती हो गई, तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर इसकी खुद की कीमत में कमी हो गई तो खुद की कीमत में कमी हो रही तो इसकी खुद की मांग बढ़ेगी। तो इसके ठीक विपरीत इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु को कम खरीदेंगे लोग बाग, तो यहां पर क्या हो जाएगी? स्थानापन्न या प्रतियोगी वस्तु हो जाएगी। इसे हम जो है तिरछी मांग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम किस नाम से भी जानते हैं? तिरछी मांग के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर, तो स्वाद व गुणवत्ता के साथ अगर वस्तु की स्वाद व गुणवत्ता में अनुकूल परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग भी बढ़ेगी। स्वाद व गुणवत्ता में नकारात्मक परिवर्तन होता है तो वस्तु की मांग भी घटेगी। जनसंख्या में यदि जो है वृद्धि होती है तो मांग में वृद्धि होती है। जनसंख्या या भविष्य में कमी होती है, भविष्य की कीमतों में यदि वृद्धि होने की आशंका हो तो अभी मांग बढ़ जाएगी। भविष्य में चीज सस्ती होने वाली हो तो अभी मांग घट जाएगी। तो यहां पर इस तरह से इनके साथ कीमत और मांग का संबंध चलता है। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट, मांग का नियम। मांग का नियम, तो देखो मांग के नियम का प्रतिपादन जो है अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा किया गया। अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा किया गया। अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, अब ये अन्य बातें क्या है? तो आय अपरिवर्तित रहनी चाहिए, संबंधित वस्तु की कीमत अपरिवर्तित रहनी चाहिए, स्वाद व गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो है भविष्य की कीमतें अपरिवर्तित रहनी चाहिए और जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो अगर ये चीजें समान रहे, ठीक है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आए, तो इन्होंने कहा कि मांग का नियम क्या है? तो इन्होंने कहा कि अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत व उसकी मांग मात्रा के बीच कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। तो ये सामान्य वस्तु है। ठीक है, तो वस्तु और मांग के बीच में कैसा संबंध होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। मतलब कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगी। तो ये सीधा सीधा संबंध होता है वस्तु की मांग के बीच में और कीमत के बीच में। तो ये इन्होंने मांग का नियम बताया। इसके अलावा इस टॉपिक से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, मांग वक्र पर चलन। मांग वक्र पर चलन व खिसकाव। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से बहुत इजी सा सवाल आता है लेकिन अधिकतर बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बहुत सीधा सा बता देता हूं। देखो मांग वक्र पर दो तरह से परिवर्तन होता है। ठीक है, एक तो होता है समान मांग वक्र पर चलन, समान मांग वक्र पर चलन, और एक होता है संपूर्ण मांग वक्र का खिसकाव। ठीक है, संपूर्ण मांग वक्र का खिसकाव। ठीक है, समान मांग वक्र पर चलन और संपूर्ण मांग वक्र पर या खिसकाव। तो देखो दोनों में क्या परिवर्तन है? तो इसका कारण तो जो होता है ये होता है वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन। ठीक है, क्या होगा? वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन होगा। ठीक है, ये इसका कारण है। जबकि इसका कारण जो है क्या है?
कीमत स्थिर, अन्य कारकों में परिवर्तन। कीमत तो स्थिर रहेगी, अन्य कारकों में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अब ये दो तरह से हो सकता है, ठीक है, कीमत में वृद्धि और कीमत में कमी। ठीक है, या तो कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी, या कीमत में क्या होगी, कमी होगी। तो देखो अगर कीमत में वृद्धि होती है तो देखो कीमत, मैंने कहा कि एक वस्तु की कीमत 10 रुपए है तो इसकी 100 इकाइयां मांगी जा रही है। अब कीमत 12 रुपए हो गई तो 12 रुपए होते इसकी क्या हो गई, 80 इकाइयों की मांग की जा रही है। तो अगर मैं यहां पर मांग वक्र बनाऊं तो इस मांग वक्र पर क्या हो रहा है, ये मैंने कहा कि ये 10 रुपए की कीमत पर 100 इकाइयां मांगी जा रही है। अब यहां पर इसने कीमत बढ़ा दी, जैसे ही कीमत बढ़ाई तो ये घटकर कितना हो गया, 80 हो गया इधर, ये इधर 12 होते ही। तो ये मेरा मांग वक्र किधर की तरफ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो ऊपर की जो ओर जाएगा तो कीमत में यदि वृद्धि होती है तो ऊपर की ओर चलन होता है। ठीक है, ऊपर की ओर चलन होता है, और ऊपर की ओर चलन होगा तो इससे बोलते हैं मांग मात्रा में संकुचन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मांग मात्रा में संकुचन कहते हैं। यहां से देखो एक बहुत अच्छा सवाल बनता है, मैं पीवाईक्यू कराऊंगा अगली क्लास में, तो उससे रिलेटेड सारे सवाल मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखो यहां पर अगर कीमत में वृद्धि हुई तो मांग मेरे वक्र जो है ऊपर की ओर चला गया। अगर कीमत में कमी हुई तो देखो मैंने कहा कि 10 रुपए की कीमत है, 100 इकाइयां मांगी जा रही, कीमत घटकर 8 हो गई तो इसकी मांग इकाइयां जो है 125 हो गई। 125 हुई तो ये देखो मेरा ये वक्र है जो ये 10 रुपए की कीमत पर ये क्या कर रहा है, 100 इकाइयां बेच रहा है। अब मैंने कहा कीमत 8 हो गई तो 8 होने पर घटकर ये कितनी पड़ गई, 125 हो गई। अब 125 हुई तो ये मेरा मांग वक्र किधर की तरफ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है। तो कीमत में कमी होगी, कीमत में कमी होगी, कीमत में कमी होगी तो मांग वक्र, समान मांग वक्र नीचे की ओर और चलन करेगा। ठीक है, और नीचे की ओर चलन करेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, मांग मात्रा का विस्तार, मांग मात्रा का विस्तार कहेंगे। तो यहां पर मांग मात्रा का विस्तार आएगा। तो यहां पर दो चीजें हुई, मांग मात्रा में संकुचन और मांग मात्रा में विस्तार। तो मांग मात्रा में संकुचन कब होता है, जब वस्तु की स्वयं की कीमत में वृद्धि हो जाए। मांग मात्रा में विस्तार कब होता है, जब वस्तु की स्वयं की कीमत में कमी हो जाए। संकुचन होगा तो ऊपर की ओर चलन करेगा, मांग मात्रा में वृद्धि होगी तो यहां पर विस्तार होगा तो ये नीचे की ओर चलन करेगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें अन्य कारकों में तो इसकी वजह से भी दो तरह से परिवर्तन हो सकता है। दो तरह से परिवर्तन हो अगर, तो ये देखो मैं थोड़ा सा जूम आउट करके इसको इधर सरका देता हूं, इधर का स्पेस अपने को ज्यादा मिल जाएगा यहां पर। तो एक तो लिखते हैं संपूर्ण मांग वक्र का दाईं ओर खिसकाओ। तो देखो संपूर्ण मांग वक्र का दाईं ओर खिसकाओ जो है, इसमें क्या होगा, कीमत तो स्थिर रहेगी। ये एक निश्चित कीमत पर मैं क्या कर रहा हूं, 10 कीमत पर 100 इकाइयां खरीद रहा हूं, कीमत स्थिर है। ठीक है, अब ये कीमत स्थिर है लेकिन यहां पर क्या हुआ, उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो गई। ठीक है, तो ये पहले मेरा मांग वक्र ये ऐसे बन रहा था। ठीक है, ये पहला वाला मांग वक्र है, लेकिन अब क्या हुआ, उपभोक्ता के आय में वृद्धि हो गई। संबंधित वस्तु की जो कीमत थी प्रतियोगी वस्तु, उसकी कीमत में वृद्धि हो गई, इसके कारण ये सस्ती होगी तो इसको ज्यादा खरीदेंगे। पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो गई तो भी बढ़ सकता है। जनसंख्या में वृद्धि हो गई, स्वाद व गुणवत्ता में परिवर्तन हो गया, अच्छा अनुकूल वाला, तो ये क्या होगा, ये मेरा मांग वक्र जो है इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब पहले से ज्यादा समान कीमत पर अब पहले से ज्यादा क्या खरीदी जा रही है, इकाइयां खरीदी जा रही हैं। तो ये इसकी इकाइयां 100 से 110 हो गई, तो ये पूरा मेरा मांग वक्र दाईं ओर सरक जाएगा, ये दाईं ओर सरक गया। तो सरक गया तो मांग 100 से 120 हो गई, तो 100 से 120 हुई तो इसको क्या कहेंगे, मांग में वृद्धि। इसको क्या कहेंगे, मांग में वृद्धि कहेंगे। तो ये मांग में वृद्धि हो गई मेरे पास। इसके अलावा ठीक विपरीत इसका,
संपूर्ण मांग वक्र का, संपूर्ण मांग वक्र का बाईं ओर खिसकाओ। संपूर्ण मांग वक्र का बाईं ओर खिसकाओ। तो संपूर्ण मांग वक्र का अगर मैं बाईं ओर खिसकाव करता हूं, ठीक है, बाईं ओर सरकाता हूं, तो ये देखो ये कीमत वही की वही है, ठीक है। और ठीक है, यहां पर देखो ये एक निर्धारित कीमत पर मैं क्या कर रहा हूं, ये खरीद रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि उपभोक्ता की आय में कमी हो गई, या स्थानापन्न वस्तु की कीमत में कमी होगी, पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी। तो अब ये मेरी मांग जो है यहां से घटकर ये इधर की तरफ आ जाएगी, ये 80 रह गई, कीमत समान है, तो ये मेरा मांग वक्र अब जो है इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो बाईं ओर शिफ्ट हो गया, तो मांग जो है 100 से 80 रह गई, 80 हो गई, तो यहां पर क्या होगा, मांग में कमी हो जाएगी, ये मांग में कमी हो गई। तो यहां पर देखो चार तरह की चीजें आ गई, मांग मात्रा में संकुचन, मांग मात्रा में विस्तार, मांग में वृद्धि, मांग में कमी। तो मांग मात्रा में संकुचन वस्तु की स्वयं की कीमत में वृद्धि के कारण होगा, मांग मात्रा में विस्तार वस्तु की स्वयं की कीमत में कमी के कारण होगा। मांग मात्रा में संकुचन के कारण मांग वक्र ऊपर की ओर जाता है, मांग मात्रा में विस्तार के कारण मांग वक्र नीचे की ओर आता है। मांग में वृद्धि, कीमत स्थिर रहेगी, अन्य बातों में परिवर्तन होगा, उसकी वजह से पूरा मांग वक्र दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगा और इसे मांग में वृद्धि के नाम से जाने जाएंगे। संपूर्ण मांग वक्र में बाईं ओर खिसकाओ तो ये मांग में कमी की वजह से होगा, और ये ऐसा कब होगा, कीमत तो स्थिर रहेगी लेकिन उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए, पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो जाए, सॉरी वृद्धि हो जाए, इसके अलावा जो है जनसंख्या में कमी आ जाए, स्वाद व गुणवत्ता में नकारात्मक परिवर्तन हो जाए, तो संपूर्ण मांग वक्र में इधर की तरफ विस्तार हो जाएगा। तो दोस्तों मांग से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली क्लास में मैं मांग की लोच आपको पढ़ाऊंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और साथ के साथ में लाइक भी कीजिए। अगले टॉपिक में आप और कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं इसके अलावा ये भी बता दीजिए, ताकि आपके एग्जाम आने से पहले एक बार मैं क्विक रिवीजन आपको करवा दूं। आपका साथ इसी तरह से बनाए रखिए, तब तक के लिए धन्यवाद।